नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी और आपका स्वागत है उस चैनल पर जहां हर रात आप सुनते हो दिल हिला देने वाली पुरअसरार और खौफनाक कहानियां। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है अजीत कुमार बैनर्जी। मैं अपने दोस्त ब्योमकेश बख्शी के साथ कोलकाता के हैरिसन रोड पर एक 3 मंजिला किराए के मकान में रहता हूं। ब्योमकेश खुद को डिटेक्टिव कहना पसंद नहीं करता। वो अपने आप को सत्यान्वेषी कहते हैं, सच का खोजने वाला। उनकी तेज नज़र, गहरी सोच और खामोश ऑब्जर्वेशन अक्सर मुझे हैरान कर देती है। उनकी हर नज़र के पीछे एक राज होता है, हर सवाल के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है। ये बात है 1935 की गर्मियों की, जब कोलकाता की गलियों में धूप और धूल हवा में तैर रही थी और हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी में एक नया राज दरवाज़ा खटखटाने वाला है। उस सुबह मैं और ब्योमकेश ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। हमारे नौकर पूतीराम ने गर्म चाय और टोस्ट सर्व किया। मैं अखबार में डूबा हुआ था, जबकि ब्योमकेश अपनी आदत के मुताबिक चाय की चुस्कियों के बीच हल्का सा गुनगुना रहे थे। उनका ये खामोश गुनगुनाना उनका सोचने का तरीका था। अचानक वो रुक गए और मेरी तरफ देखकर बोले, अजीत, तुमने कभी सोचा है इंसानी दिमाग कितना पेचीदा होता है? एक ही वक्त में कितने राज छुपा सकता है? मैं मुस्कुराया। ब्योमकेश, लगता है फिर कोई नया केस तुम्हारे दिमाग में जन्म ले रहा है। वो हल्की सी हंसी हंसे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद अभी तो सिर्फ एक ख्याल है। मैं दोबारा अखबार उठाने ही वाला था कि दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। ब्योमकेश के ख्यालात कभी आम नहीं होते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूतीराम ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक लंबा पतला आदमी दाखिल हुआ। उम्र करीब 50 साल, चेहरा सख्त और आंखों में अजीब सी घबराहट। उसने नमस्कार किया और ब्योमकेश की तरफ देखकर बोला, श्री ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश ने सर हिलाया। जी, मैं ही हूं। आप कौन हैं? आदमी ने हल्की सी कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम हरेंद्र नाथ राय है। मैं धन्यकुरिया गांव से आया हूं, जो यहां से करीब 100 मील दूर है। उसने गहरी सांस ली। मुझे आपकी मदद चाहिए। ब्योमकेश ने उसे बैठने का इशारा किया। बताइए, क्या मसला है? हरेंद्र नाथ ने कुछ लम्हों तक खामोशी रखी, जैसे लफ्ज जमा कर रहा हो। फिर बोला, मेरी खानदानी हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। रात के वक्त कभी कदम की आवाज, कभी धीमी धीमी फुसफुसाहट। मेरी बीवी और बच्चे डरे हुए हैं। गांव वालों का कहना है ये भूतों का काम है। उसकी आवाज भारी हो गई। लेकिन मुझे यकीन है ये सब इंसानी साजिश है। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही चमक लौट आई थी, केस वाली चमक। ब्योमकेश ने पूछा, कोई खास वाकया? हरेंद्र नाथ ने सर झुका लिया। हाँ, पिछले हफ्ते मेरे छोटे भाई सुरेंद्र नाथ की मौत हो गई। वो हवेली के एक कमरे में मुर्दे मिले। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक था, लेकिन वो मरने से पहले बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। ब्योमकेश का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मैं जानता था ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। ब्योमकेश ने धीमी आवाज में पूछा, आपके घर में और कौन कौन रहता है? हरेंद्र नाथ बोला, मेरी बीवी शारदा, मेरी बेटी मालती, मेरा बेटा विश्वनाथ और मेरी विडोड भाभी कमला। उसका जुमला अधूरा रह गया और मुझे महसूस हुआ ये कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। भाई की बीवी थी और इसके अलावा कुछ नौकर चाकर भी हैं, हरेंद्र नाथ ने धीमी आवाज में कहा। ब्योमकेश कुछ लम्हों तक खामोश रहे। उनकी नजर जमीन पर थी, जैसे दिमाग में हर बात को जोड़ रहे हों। फिर धीरे से बोले, ठीक है श्री राय,
मैं और अजीत आपके साथ धान्य कुरिया चलेंगे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन फैसला पक्का। लेकिन मुझे वहां का माहौल समझना होगा। क्या आप हवेली में कुछ दिन रहने का इंतजाम कर सकते हैं? हरेंद्रनाथ के चेहरे पर फौरन सुकून की लहर दौड़ गई। बिल्कुल, आप दोनों मेरे मेहमान होंगे। मैं बस चाहता हूं ये राज खत्म हो जाए, चाहे वो भूतों का हो या इंसानों का। ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हम पूरी कोशिश करेंगे। उसी दिन दोपहर को हमने अपना सामान पैक किया और हरेंद्रनाथ के साथ धान्य कुरिया के लिए रवाना हो गए। ट्रेन का सफर लंबा था। खिड़की के बाहर हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और मिट्टी की सड़कें पीछे छूट रही थीं। लेकिन मेरा ध्यान बाहर कम, ब्योमकेश पर ज्यादा था। वो ज्यादातर खामोश रहे, अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखते हुए। मैं जानता था, उनका दिमाग पहले ही इस केस के हर पहलू को तोल रहा है। मेरे जहन में सवालों का तूफान था। क्या ये वाकई कोई सुपर नेचुरल ताकत थी या फिर कोई इंसानी साजिश? सुरेंद्रनाथ की मौत का राज क्या था? और उस पुरानी हवेली में हमारा इंतजार क्या कर रहा था? जब हम धान्य कुरिया पहुंचे, सूरज ढल चुका था। गांव छोटा और खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं थम गया हो। हवेली गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। उसका बड़ा सा ढांचा अंधेरे में और भी ज्यादा पुरस्रार लग रहा था, जैसे कोई खामोश दरिंदा रात का इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, मेरे सीने में अजीब सी घबराहट भर रही थी। मैं मेन गेट पर ही समझ गया, ये जगह आम नहीं है। हवेली के मेन दरवाजे पर शारदा, हरेंद्रनाथ की बीवी, ने हमारा स्वागत किया। वो नर्म मिजाज और शांत औरत थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही डर था जो मैंने हरेंद्रनाथ के चेहरे पर देखा था। वेलकम, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। मुझे उम्मीद है आप इस हवेली का राज सुलझा देंगे। ब्योमकेश ने अदब से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगा मिसेस राय, लेकिन पहले हमें इस हवेली को समझना होगा। हमें दूसरी मंजिल पर कमरे दिखाए गए। कमरा बड़ा था, मगर पुराना, उदास और भारी सा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। फर्नीचर पर वक्त की धूल जमी हुई थी। खिड़की के बाहर गहरा अंधेरा था और हवा में अजीब सी सरसराहट। मैंने अपना बैग रखा और धीरे से पूछा, ब्योमकेश, तुम्हें लगता है यहां वाकई कुछ पैरानॉर्मल है? वो हल्की सी हंसी हंसे। अजीत, दुनिया के ज्यादातर राजों का जवाब इंसानी फितरत में छुपा होता है, लेकिन हां, ये हवेली कुछ छुपा रही है और हम उसे जरूर निकालेंगे। रात के खाने के लिए हम डाइनिंग हॉल गए। हरेंद्रनाथ, शारदा और उनके बच्चे पहले से मौजूद थे। मालती, करीब 17-18 साल की, खामोश और शर्मी ही सी। विश्वनाथ, थोड़ा छोटा, बातूनी और क्यूरियस लग रहा था। टेबल पर हल्की फुल्की बातें हुईं, लेकिन हवा में एक अजीब सा टेंशन तैर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा हो। डिनर के बाद हम अपने कमरे में लौट आए। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज मेरे दिल की धड़कन तेज कर रही थीं। तभी मुझे लगा कहीं से हल्की सी फुसफुसाहट आई। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। वो टेबल पर बैठे कुछ लिख रहे थे। ब्योमकेश, तुमने वो आवाज सुनी? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराए। हाँ, सुनी, लेकिन अभी कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। सो जाओ अजीत, कल लंबा दिन होगा। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन दिल बेचैन ही रहा। मुझे पूरा यकीन हो चुका था, धान्य कुरिया की इस हवेली में कुछ तो गलत है। और जैसे ही मैं नींद की आगोश में जाने वाला था, वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। इस बार और करीब से, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। मैंने फौरन आंखें खोल दी। कमरा खाली था। सिर्फ ब्योमकेश की टेबल पर जलती हल्की रोशनी और दीवारों पर हिलती हुई परछाइयां। लैंटर्न की हल्की सी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब से साए बना रही थी। परछाइयां हिल रही थी जैसे जिंदा हों। मैंने खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ मेरा वहम हो, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। धान्य कुरिया की हवेली धीरे धीरे मुझे अपने राज के जाल में लपेट रही थी। उस हवेली में गुजरी पहली रात मेरे जहन पर भारी पड़ चुकी थी। वो फुसफुसाहट जो रात को मेरे कानों तक आई थी, अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी।
मैं सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन पूरी हवेली पर एक बोझल सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो सुबह की ताजगी को भी मुर्दा बना देता है। खिड़की से बाहर देखा और मुझे महसूस हुआ जैसे ये हवेली वक्त के किसी पुराने पन्ने में कैद हो चुकी हो। ब्योमकेश पहले ही उठ चुके थे। वो खिड़की के पास खड़े उजड़े हुए बगीचे को देख रहे थे। उनकी आंखों में वही गहरी सोच में डूबी चमक थी जो मैं बरसों से जानता था। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। हवेली के बारे में, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अजित, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच छुपा होता है। उनके लफ्ज सीधा मेरे दिल में उतर गए। ब्योमकेश चीजों को आम नजर से नहीं देखते। उनके लिए हर जगह, हर शख्स, हर चीज एक पजल का हिस्सा होती है। तभी हमें नाश्ता के लिए नीचे बुलाया गया। डाइनिंग हॉल में हरेंद्रनाथ, शारदा और बच्चे पहले से बैठे हुए थे। मालती हमेशा की तरह खामोश और झुकी हुई नजरों के साथ अपनी प्लेट में देखे जा रही थी, जैसे वो इस घर में होते हुए भी कहीं और खोई हुई हो। विश्वनाथ बिल्कुल उल्टा था। उसकी आंखों में टीनेज क्यूरियोसिटी चमक रही थी। वो अचानक ब्योमकेश से बोला, श्री बख्शी, क्या आप वाकई भूतों को पकड़ सकते हैं? ब्योमकेश मुस्कुराए। मैं भूतों को नहीं, सच को पकड़ता हूं, और सच हमेशा भूतों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। विश्वनाथ की आंखें चमक उठीं, लेकिन शारदा ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। नाश्ता नॉर्मल सा था, लेकिन हवा में एक अनसुना टेंशन तैर रहा था। हरेंद्रनाथ और शारदा के चेहरों पर दबा हुआ स्ट्रेस साफ दिख रहा था। मालती ने 2 बार मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाया। डर या कोई छुपा हुआ राज? नाश्ता खत्म होने के बाद हरेंद्रनाथ ने कहा, श्री बख्शी, आप हवेली को समझना चाहते थे ना? चलिए, मैं सब कुछ दिखा देता हूं। हम उनके साथ चल पड़े। हवेली अंदर से और भी ज्यादा बड़ी थी, बिल्कुल किसी पुराने किले जैसी। लंबे लंबे कॉरिडोर्स, ऊंची छतें और पुराना फर्नीचर सब मिलकर इसे एक भूल भुलैया बना रहे थे। दीवारों पर लटकी तस्वीरों में हरेंद्रनाथ के पुरखों के सख्त चेहरे मुझे घुरते हुए महसूस हो रहे थे। कुछ कमरे बंद थे। हरेंद्रनाथ ने बताया, ये सालों से यूज नहीं हुए, सिर्फ पुराना सामान रखा है। अब हम सिर्फ हवेली के एक ही हिस्से में रहते हैं। एक कॉरिडोर के एंड पर एक बड़ा सा कमरा था। ओल्ड चैम्बर, हरेंद्रनाथ ने कहा। यहीं सुरेंद्रनाथ की मौत हुई थी। ब्योमकेश ने फौरन पूछा, क्या हम इस कमरे को देख सकते हैं? हरेंद्रनाथ ने सर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। कमरा बड़ा था, लेकिन उदास, धूल भरा और बेजान। एक पुराना पलंग, कुछ टूटी हुई कुर्सियां और एक भारी अलमारी। खिड़कियां बंद थीं। हवा में एक अजीब सी बसी हुई स्मेल थी। ब्योमकेश फौरन इन्वेस्टिगेशन मोड में आ गए। वो झुककर फ्लोर देखने लगे, दीवारों को हाथ लगाया, खिड़की के पास जमी धूल को भी गौर से ऑब्जर्व किया। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से पूछा, क्या सुरेंद्रनाथ यहीं रहते थे? हरेंद्रनाथ ने जवाब दिया, नहीं, उनका अपना कमरा तीसरी मंजिल पर था, लेकिन उस रात वो यहां आए थे। हम नहीं जानते क्यों। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में वो मशहूर चमक लौट आई जो सिर्फ तब आती है जब कोई गहरा राज धीरे धीरे खुलने लगता है। ब्योमकेश धीरे धीरे अलमारी के पास गए, दरवाजे खोले। अंदर कुछ पुराने कपड़े और पुराने कागजात पड़े हुए थे। उन्होंने पेपर्स को एक एक करके देखा, लेकिन कोई खास चीज नजर नहीं आई। फिर अचानक वो जमीन पर बैठ गए। कमरे के एक कोने में कुछ निशानों को गौर से देखने लगे। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या है? ब्योमकेश ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, शायद कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी आवाज में एक छुपा हुआ राज था। इंस्पेक्शन के बाद हम हवेली के गार्डन में गए। बागीचा अब उजड़ा हुआ था, सूखे पौधे, टूटी हुई क्यारियों और हर जगह सन्नाटा। वहीं हमें कमला मिली, हरेंद्रनाथ की भाभी। अधेड़ उम्र की औरत, चेहरे पर गहरी उदासी की लकीरें। वो एक पुराने बेंच पर बैठी थीं, जैसे अपनी यादों में खोई हुईं। उन्होंने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्योमकेश ने शांत लहजे में जवाब दिया, बस हवेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीधा सवाल, क्या आप हमें सुरेंद्रनाथ के बारे में कुछ बता सकती हैं? कमला ने गहरी सांस ली। वो अच्छा आदमी था, लेकिन परेशान रहता था। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
वो अक्सर रात को अकेला घूमता रहता था। ब्योमकेश ने पूछा, क्या उसने कभी बताया कि वो किससे डरता था? कमला ने सर हिला दिया। नहीं, वो कम बोलता था, बस इतना कहता था कि इस हवेली में कुछ गलत है। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल किए, लेकिन कमला के जवाब धुंधले थे। मुझे पूरा यकीन हो गया वो कुछ छुपा रही थीं। हम वापस अपने कमरे आ गए। दोपहर को ब्योमकेश ने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, कुछ समझ आया? उन्होंने बिना नज़र उठाए कहा, कुछ समझ आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। सुरेंद्रनाथ की मौत नॉर्मल नहीं थी, और ये हवेली ये कुछ छुपा रही है। मैंने मजाक में कहा, क्या लगता है यहाँ कोई खजाना छुपा है? ब्योमकेश ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें सीरियस हो चुकी थीं। खजाना हो या ना हो अजित, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जरूर है जो किसी को नहीं दिखना चाहिए, और सुरेंद्रनाथ ने शायद वो देख लिया था। शाम को हम फिर डाइनिंग हॉल में जमा हुए। मालती बिल्कुल चुप थी। विश्वनाथ हमें गांव की कहानियां सुना रहा था। उसने बताया कि हवेली को लेकर कई अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पुरानी आत्मा भटकती है। मैंने पूछा, तुम इन बातों पर यकीन करते हो? वो हंस पड़ा। मुझे तो मजा आता है, लेकिन माँ और दीदी डर जाती हैं। मालती ने उसे हल्की सी नाराज नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। डिनर के बाद हम अपने कमरे में आ गए। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में फिर वही बोझल सन्नाटा। मैं बिस्तर पर लेटा, नींद गायब थी। बाहर हवा की सरसराहट, दूर से आती आवाजें, मेरा दिल और तेज धड़क रहा था। तभी फिर से वो फुसफुसाहट, इस बार बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। मैंने ब्योमकेश को जगा दिया। सुना? मैंने धीरे से कहा। वो बिल्कुल शांत रहे, आंखें अंधेरे में फोकस्ड। फिर धीरे बोले, हाँ अजित, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई इंसान है। हम दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ब्योमकेश ने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। हम धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे, रोशनी गायब। तभी तेज कदम की आवाज, कोई भाग रहा था। कौन था वो? मैंने फुसफुसा कर पूछा। ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, ये अभी पता लगाना है, लेकिन एक बात पक्की है अजित, इस हवेली में कोई हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचें। हम वापस कमरे में आ गए। ब्योमकेश ने डायरी में और नोट्स लिखे। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जहन में सवालों का तूफान था। वो साया कौन था? क्या वो सुरेंद्रनाथ की मौत से जुड़ा था? और इस हवेली का असली राज क्या है? मैं जानता था ब्योमकेश के दिमाग में जवाब तैर रहे हैं, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक पूरी तस्वीर साफ ना हो जाए। ब्योमकेश तब तक कुछ भी जाहिर नहीं करते जब तक उनके पास पक्के सबूत ना हो। रात के उस सन्नाटे में मैंने खुद को नींद के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कानों में वही फुसफुसाहट बार बार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद मुझसे कुछ कहना चाहती हो। धन्यकुरी की हवेली में गुजरी दूसरी रात पहली से भी ज्यादा भारी थी। वो फुसफुसाहट, वो टिमटिमाती रोशनी और कॉरिडोर में गायब होती हुई परछाई, सब मेरे दिमाग में एक भयानक तस्वीर की तरह उभर रहे थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हवेली का सन्नाटा और भी ज्यादा बोझल लग रहा था। ब्योमकेश खिड़की के पास बैठे थे, अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उनकी भौएं सिकुड़ी हुई थीं। ये निशानी थी कि उनका दिमाग पूरी तरह इस राज में डूबा हुआ है। मैंने पूछा, रात को जो हुआ उसके बारे में क्या सोचते हो? अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बोले, अजीत, ये हवेली एक पजल है, और हर पजल का हल उसकी परतों को हटाकर ही मिलता है। रात की वो आहट कोई इत्तेफाक नहीं थी। कोई जानबूझकर हमें डरा रहा है या भटकाना चाहता है। मैंने फौरन पूछा, लेकिन कौन? उनकी आंखों में चमक आ गई। यही तो हमें ढूंढना है। आज हम हवेली के हर कोने को देखेंगे और घर के लोगों से भी बात करेंगे। मुझे लगता है जवाब हमारे बिल्कुल पास है, बस हमें उसे देखना सीखना होगा। नाश्ता के लिए हम डाइनिंग हॉल गए। माहौल वैसा ही टेंस था। हरेंद्रनाथ और शारदा सिर्फ रस्में अदा कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा बनावट था। मालती अपनी प्लेट में ही देखे जा रही थी, और विश्वनाथ, जो आमतौर पर बातूनी होता था, आज खामोश था।
मुझे महसूस हुआ कि शायद रात की घटना उस पर भी असर कर चुकी है। नाश्ता खत्म होने के बाद ब्योमकेश ने हरेंद्र नाथ से कहा, श्री राय, मैं हवेली के पुराने डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूं। क्या आपके पास कोई पुराना रिकॉर्ड है, हवेली की बनावट या फैमिली हिस्ट्री से मुतालिक? हरेंद्र नाथ ने हैरानी से देखा। हाँ, मेरे दादाजी के वक्त के कुछ कागजात हैं, लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। लेकिन आप उनमें क्या ढूंढ रहे हैं? ब्योमकेश ने शांत लहजे में कहा, बस कुछ समझना है। हम लाइब्रेरी गए। हवेली के पहले फ्लोर पर बड़ा सा कमरा, चारों तरफ पुरानी किताबें, धूल से भरी अलमारियां, हवा में पुराने कागज और स्याही की बसी हुई बू थी। हरेंद्र नाथ एक पुराना लकड़ी का संदूक ले आए। अंदर पीले पड़ चुके कागजात थे। ब्योमकेश ने उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू किया। ज्यादातर कागजात जमीन, कंस्ट्रक्शन और फैमिली प्रॉपर्टी से मुताल्लिक थे, लेकिन एक कागज ब्योमकेश का ध्यान खींच ले गया। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये एक पुराना लेटर है श्री राय, ये आपके दादाजी के नाम लिखा गया था। इसमें उन्हें धमकी दी गई है। लेटर हाथ में लेते ही हरेंद्र नाथ का चेहरा बदल गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये मेरे दादाजी को क्यों मिला होगा? लेटर में लिखा था, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दो, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंजाम बुरा होगा। ना कोई साइन, ना कोई नाम, और तारीख लगभग 50 साल पुरानी। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, यह साफ है कि इस हवेली का पास्ट उतना सीधा नहीं जितना दिखाई देता है। फिर उन्होंने पूछा, श्री राय, क्या आपके दादाजी ने कभी किसी दुश्मनी या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का जिक्र किया था? हरेंद्र नाथ ने सर हिला दिया, नहीं, वो बहुत शांत मिजाज के थे। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन जवाब फिर भी धुंधले ही रहे। लाइब्रेरी से बाहर निकलकर ब्योमकेश ने मुझे धीरे से कहा, अजीत, ये लेटर इस राज का सिर्फ एक टुकड़ा है। हमें और गहरा उतरना होगा। दोपहर को हमने मालती से बात करने का फैसला किया। वो अपने कमरे में थी, एक किताब पढ़ रही थी। हमने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पल की खामोशी के बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। मालती सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों के कोने में हल्का सा खौफ छुपा हुआ था। ब्योमकेश ने नरमी से कहा, मालती, हमें सुरेंद्र नाथ के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम हमें कुछ बता सकती हो? मालती ने धीरे से अपनी किताब बंद की। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर वो धीमी आवाज में बोली, वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अक्सर परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कोई उन्हें देख रहा है। मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया। ब्योमकेश ने पूछा, क्या उन्होंने कभी बताया वो किससे डरते थे? मालती ने सर हिला दिया, नहीं, बस एक बार कहा था, इस हवेली में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं देखना चाहिए। उसके अल्फाज में अजीब सी गहराई थी। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल किए, मगर मालती ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी मुझे अंदर तक चुभ रही थी। क्या वो वाकई कुछ नहीं जानती थी या फिर कुछ छुपा रही थी? मालती से बात के बाद हम विश्वनाथ से मिले। वो बगीचे में पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ में छोटा सा चाकू, लकड़ी तराश रहा था। हमें देखकर हंसा, अरे मिस्टर बख्शी, कोई भूत पकड़ा क्या? ब्योमकेश मुस्कुराए, अभी नहीं विश्वनाथ, लेकिन तुम शायद कुछ मदद कर सकते हो। क्या तुमने हवेली में कुछ अजीब देखा या सुना? विश्वनाथ ने फौरन सर हिला दिया, हाँ, कई बार रात को अजीब आवाजें आती हैं। एक बार लगा कोई मेरे कमरे के बाहर घसीट रहा है, लेकिन दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। ब्योमकेश ने पूछा, उस पुराने कमरे में कभी कुछ देखा? विश्वनाथ थोड़ा सोचा, नहीं, लेकिन वो कमरा मुझे डरावना लगता है। चचा वहां क्यों गए थे मुझे नहीं पता। ब्योमकेश ने उसका शुक्रिया अदा किया और हम दोबारा हवेली के अंदर आ गए। शाम ढल चुकी थी। अंधेरा धीरे धीरे दीवारों पर चढ़ रहा था। हम फिर से उस पुराने कमरे में गए। इस बार ब्योमकेश और ज्यादा बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोली, दीवारों को टटोला। तभी उनकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ। अजित, ये देखो, अलमारी के पीछे की दीवार में एक छोटा सा सुराख था। ब्योमकेश ने जेब से टॉर्च निकाली और उसके अंदर रोशनी डाली। ये कोई सीक्रेट पैसेज हो सकता है। हमने अलमारी हटा दी। दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, इतनी चालाकी से बनाया गया कि नजर ही नहीं आता। ब्योमकेश ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक संकरा, अंधेरा कॉरिडोर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पूछा, ये कहाँ जाता है? ब्योमकेश ने सिर्फ इतना कहा, चलो
पता लगाते हैं। हम कॉरिडोर में घुस गए। अंदर नमी थी, हवा में अजीब सी पुरानी बू। कदम की आवाज गूंज रही थी। कुछ मिनट चलने के बाद रास्ता एक छोटे से कमरे में खुल गया। वहां एक पुराना बॉक्स, कुछ टूटी फूटी किताबें और एक छोटी सी टेबल रखी थी। ब्योमकेश ने बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने लेटर्स और एक डायरी थी। ये सुरेंद्र नाथ की डायरी है। ब्योमकेश की आवाज में हल्की सी जीत थी। शायद ये हमें जवाब दे। हम डायरी अपने कमरे में ले आए। रात को जब हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई, ब्योमकेश ने डायरी पढ़ना शुरू किया। सुरेंद्र नाथ ने लिखा था, उन्हें महसूस होता था कोई उनकी जासूसी कर रहा है। एक जगह लिखा था, मुझे यकीन है इस हवेली में कोई सीक्रेट ट्रेजर छुपा हुआ है और कोई नहीं चाहता कि मैं इसके करीब भी पहुंचूं। ट्रेजर? मैंने हैरानी से पूछा। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, हाँ, हो सकता है यही इस हवेली का सबसे बड़ा राज हो और शायद सुरेंद्र नाथ की मौत का रीजन भी। तभी फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार ब्योमकेश फौरन खड़े हो गए। दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, मगर इस दफा हमने देखा रास्ते के आखिरी सिरे पर एक साया तेज रफ्तार से गायब हो रहा था। उसका पीछा करो, ब्योमकेश चिल्लाए। हम कॉरिडोर में दौड़ पड़े। वो साया सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था, जो हवेली के तहखाने की तरफ जाती थी। हमने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जब हम वहां पहुंचे, तहखाने का दरवाजा बंद था। ब्योमकेश ने धीरे से हैंडल को पकड़कर हिलाया, फिर लॉक को टटोला, मगर दरवाजा नहीं खुला। मैंने हल्कन सी हिचकी के साथ पूछा, वो कौन था? ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि हम सच तक पहुंचें। फिर उनकी आवाज सख्त हो गई, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। हम अपने कमरे में लौट आए। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो साया, वो डायरी और सीक्रेट ट्रेजर का जिक्र, सब कुछ मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूम रहा था। ब्योमकेश ने अपनी डायरी में कुछ और नोट्स लिखे, फिर बोले, अजीत, ये केस अब और इंटरेस्टिंग हो गया है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। मैंने सर हिला दिया। मेरे अंदर डर और क्यूरियोसिटी का अजीब सा मिक्स था। हवेली का राज धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन उसके साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। मुझे यकीन था ब्योमकेश इस पजल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस रात जब मैं बेड पर लेटा, मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंज उठी, और इस बार मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। धनिया कोरिया की हवेली में हर गुजरता लम्हा राज को और गहरा कर रहा था। रात का वो साया, सुरेंद्र नाथ की डायरी और ट्रेजर का जिक्र, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। सुबह जब मेरी आंख खुली, ब्योमकेश अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उनकी आंखों में गहरी कंसंट्रेशन थी। मैं समझ गया, वो इस मिस्ट्री के और करीब पहुंच चुके हैं, मगर मैं जानता था जब तक उनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कहेंगे। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? ब्योमकेश ने नजर डायरी पर जमाए रखी। तहखाना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वो साया तहखाने की तरफ क्यों गया था? मुझे लगता है जवाब वहीं छुपा है। तहखाना? मैंने हैरानी से कहा, लेकिन वो तो सालों से बंद है। इसी बात पर ब्योमकेश की आंखों में चमक आ गई। इसीलिए अजीत, जो चीजें सबसे ज्यादा छुपी होती हैं, वही सबसे ज्यादा सच बताती हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हम डाइनिंग हॉल गए। माहौल पहले से भी ज्यादा टेंस था। हरेंद्र नाथ और शारदा फॉर्मल बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मालती हमेशा की तरह खामोश थी, और विश्वनाथ भी आज अनयूजुअली शांत लग रहा था। मुझे लगा शायद वो रात के वाक्य से डर गया है। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। वो कामली चाय पी रहे थे, मगर मैं जानता था उनका दिमाग फुल स्पीड पर चल रहा है। नाश्ता खत्म होने के बाद ब्योमकेश ने हरेंद्र नाथ से कहा, मिस्टर राय, मैं तहखाना देखना चाहता हूं, क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? हरेंद्र नाथ थोड़ा चौंक गए। तहखाना? वो तो सालों से बंद है, वहां सिर्फ पुराना सामान रखा है। आपको वहां क्या चाहिए? ब्योमकेश ने शांत लहजे में कहा, बस कुछ समझना है। की है आपके पास? हरेंद्र नाथ ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद सर हिला दिया। हाँ, लेकिन सालों से यूज नहीं की। ब्योमकेश बोले, कोई बात नहीं, आज ही देखना होगा।
हरेंद्रनाथ ने तहखाने की चाबी हमें दी। हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने का दरवाज़ा भारी और जंग लगा हुआ था। जब हरेंद्रनाथ ने चाबी घुमाई, एक ठंडी नमी भरी हवा का झोंका सीधा हमारे चेहरों से टकराया। तहखाना अंधेरा था, ठंडा था और हवा में अजीब सी पुरानी बू थी। ब्योमकेश ने टॉर्च निकाली, रोशनी अंदर डाली। वहां पुराने ट्रंक्स, टूटी हुई कुर्सियां और फेडेड पेंटिंग्स बिखरी हुई थीं। हर चीज पर मोटी धूल जमी हुई थी। ब्योमकेश हर चीज को डिटेल में देख रहे थे। बॉक्सेस के पास गए, दीवारों को टटोला और जमीन पर पड़े पुराने कागजों को भी उठाकर देखा। तभी एक कोने में उन्हें एक बड़ा सा आयरन बॉक्स दिखा। वो लॉक्ड था। मैंने पूछा, ये क्या है? ब्योमकेश ने धीरे से कहा, चलो पता लगाते हैं। उन्होंने हरेंद्रनाथ से ताले की चाबी मांगी, मगर हरेंद्रनाथ ने मना कर दिया। मेरे पास इसकी कोई चाबी नहीं है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, शायद मेरे दादाजी का हो। ब्योमकेश ने सर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। ब्योमकेश ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टूल निकाला और धीरे धीरे लॉक के अंदर घुसाया। मेटल की हल्की सी आवाज गूंजी और सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्लिक, ताला खुल गया। मैं और हरेंद्रनाथ दोनों हैरानी से उन्हें देख रहे थे। बॉक्स खुलते ही अंदर पुराने ज्वेलरी पीसेस थे, कुछ गोल्ड कॉइन्स और एक फेडेड सा पुराना मैप। मैप हवेली का लग रहा था। उस पर एक जगह रेड इंक से मार्क की गई थी। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या है? ब्योमकेश ने मैप को गौर से देखते हुए कहा, ये शायद उस ट्रेजर का मैप है जिसका जिक्र सुरेंद्रनाथ ने अपनी डायरी में किया था। हम सब ने मैप को ध्यान से देखा। मार्क्ड जगह पुराने कच के बिल्कुल पास थी, वही जगह जहां सुरेंद्रनाथ की मौत हुई थी। ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, हमें फिर से उस रूम में जाना होगा। हम वापस ओल्ड रूम में आए, मैप के मुताबिक दीवारों को टटोलना शुरू किया। कुछ देर बाद ब्योमकेश की उंगली एक अजीब जगह पर रुक गई। एक और सीक्रेट डोर, इतनी सफाई से बनाया गया था कि नॉर्मली किसी को दिखता ही नहीं। ब्योमकेश ने डोर खोला। अंदर एक छोटा सा हिडन रूम था। रूम के बीच में एक बड़ा सा बॉक्स, मगर वो ऑलरेडी ओपन था और खाली। ब्योमकेश की आवाज में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट थी। ट्रेजर यहीं था, लेकिन कोई पहले ही ले गया। मैंने पूछा, कौन? ब्योमकेश में सीधी नजर से कहा, वही जिसने सुरेंद्रनाथ को मारा। हम तहखाने से बाहर आए। हरेंद्रनाथ बिल्कुल खामोश थे। उनके चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी। मुझे महसूस हुआ वो कुछ जानते हैं, मगर ब्योमकेश ने उनसे और सवाल नहीं किए। शाम को हम फिर कमला से मिलने गए। वो अपने रूम में थी, एक पुरानी साड़ी में लिपटी हुई खिड़की के पास खड़ी बाहर के अंधेरे को देख रही थी। दरवाजा नॉक किया, उसने हमें अंदर बुला लिया। ब्योमकेश ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, कमला जी, हमें कुछ और पूछना है। क्या आप जानती थीं कि इस हवेली में ट्रेजर छुपा हुआ है? कमला थोड़ा सा चौंक गई। ट्रेजर? मुझे कुछ नहीं पता। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, मगर सुरेंद्रनाथ को पता था और शायद इसी वजह से उनकी मर्डर हुई। कमला चुप हो गई। उसकी आंखों में डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ब्योमकेश ने कुछ और सवाल किए, मगर कमला ज्यादा नहीं बोली। उसकी खामोशी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। क्या वो वाकई कुछ नहीं जानती थी या कुछ छुपा रही थी? रात को हम अपने रूम में थे। ब्योमकेश डायरी और मैप को दोबारा चेक कर रहे थे। फिर बोले, अजित, केस और कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है जवाब बिल्कुल हमारे सामने है। तभी फिर से वही विस्परिंग साउंड। इस बार ब्योमकेश ने बिल्कुल डिले नहीं किया, सीधा दरवाजा खोला और कॉरिडोर में निकल गए। मैं भी उनके पीछे था। हमने देखा एक शैडो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। रुको, ब्योमकेश जोर से बोले। शैडो रुक गई और धीरे धीरे पलटी। वो विश्वनाथ था। विश्वनाथ? मैंने हैरानी से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? विश्वनाथ का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं बस बेसमेंट में कुछ देखने गया था, मुझे लगा वहां कुछ है। ब्योमकेश ने उसे गहरी नजरों से देखा।
तुम कुछ छुपा रहे हो विश्वनाथ, सच बताओ। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद विश्वनाथ बोला, एक रात मैंने बेसमेंट में कुछ चमकता हुआ देखा था। मुझे लगा ट्रेजर होगा, लेकिन जब गया कुछ नहीं मिला। ब्योमकेश चुप रहे, मगर उनकी आंखों में अजीब सी शाइन थी। ठीक है, उन्होंने कहा, अपने रूम में जाओ और दोबारा रात को अकेले मत घूमना। विश्वनाथ चला गया, मगर मुझे पता था ब्योमकेश को कुछ समझ आ चुका है। हम वापस अपने रूम में आए। ब्योमकेश ने डायरी में और नोट्स लिखे। फिर बोले, अजित, ये हवेली हमें जवाब दे रही है, लेकिन अब हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मैंने सिर हिला दिया। मेरे अंदर डर और क्यूरियोसिटी का डेंजरस मिक्स था। ट्रेजर, मर्डर और वो मिस्टीरियस शैडो, सब कुछ एक जाले जैसे उलझ चुका था। मुझे यकीन था ब्योमकेश इस जाले को तोड़ देंगे, लेकिन उस रात जब मैं बेड पर लेटा, मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। विस्पर फिर से गूंज रही थी, और इस बार मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल मेरे करीब खड़ा हो। मैंने आंखें खोल दी। रूम में सिर्फ ब्योमकेश की टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी। वो रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब शैडोज बना रही थी, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। धन्य कोरिया की हवेली अब मेरे लिए एक मेज बन चुकी थी, सिर्फ कॉरिडोर्स और सीक्रेट पैसेजेस की वजह से नहीं, बल्कि उन राजों की वजह से जो हर कोने में छुपे हुए थे। विश्वनाथ की रात वाली हरकत, खाली ट्रेजर बॉक्स और सुरेंद्रनाथ की डायरी में लिखी हुई फियर्स, सब मेरे दिमाग में एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे थे। मुझे यकीन था ब्योमकेश इस कॉम्प्लेक्स पजल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मगर डेंजर की शैडो भी हमारे गिर्द घूम रही थी। सुबह जब मैं उठा, ब्योमकेश अपनी टेबल पर बैठकर नोट्स देख रहे थे। उनकी आईब्रोज थोड़ी सिकड़ी हुई थी, चेहरा काम था लेकिन सीरियस। मैंने पूछा, कुछ और समझ आया? हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी नज़र डायरी पर टिकी हुई थी। मगर अभी मुझे और प्रूफ चाहिए। आज हम इस केस को और डीप ले जाएंगे। मैंने पूछा, तुम्हें विश्वनाथ पर शक है? ब्योमकेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखे। विश्वनाथ क्यूरियस लड़का है अजीत, मगर वो कुछ छुपा रहा है, और सिर्फ वही नहीं, इस हवेली में हर कोई कुछ न कुछ हाइड कर रहा है। उनके लफ्जों ने मेरी स्पाइन में ठंडी सी वेव डाल दी। तभी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया। डाइनिंग हॉल का माहौल पहले से भी ज्यादा हैवी था। हरींद्रनाथ और शारदा नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में टेंशन साफ नजर आ रही थी। मालती हमेशा की तरह चुप थी। विश्वनाथ रेस्टलेस लग रहा था, जैसे नजरों से बच रहा हो। कमला भी वहां थी, मगर उनकी प्रेजेंस एक उदास शैडो जैसी थी। नाश्ता खत्म होने के बाद ब्योमकेश ने हरेंद्रनाथ से कहा, मिस्टर राय, मैं चाहता हूं कि दोपहर को पूरा फैमिली डाइनिंग हॉल में हो। मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। हरेंद्रनाथ थोड़ा घबरा गए। क्या बात है मिस्टर बख्शी, क्या आपको कुछ पता चला? ब्योमकेश ने शांत आवाज में कहा, बस कुछ सवाल है। मुझे यकीन है आप सब मेरी मदद करेंगे। हरेंद्रनाथ ने सिर हिला दिया, मगर उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं ब्योमकेश को देख रहा था, मगर वो ऑलरेडी अपनी डायरी में लिखने लगे थे। दोपहर से पहले हमने हवेली के और हिस्सों का इंस्पेक्शन करने का फैसला किया। ब्योमकेश ने मुझे ओल्ड रूम चलने को कहा। अजीत, मुझे लगता है हमने उस कमरे में कुछ मिस कर दिया है। हम ओल्ड रूम में गए। रूम पहले जैसा ही उदास और डस्टी था। ब्योमकेश ने फिर से वार्डरोब और सीक्रेट डोर चेक की। तब उनकी नज़र फ्लोर पर गई। क्या देखा तुमने? मैंने पूछा। उन्होंने टॉर्च जलाई और रोशनी नीचे डाली। हल्का सा स्क्रैच। फ्लोर पर हल्की हल्की खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने हैवी चीज को घसीटा हो। ब्योमकेश ने उन मार्क्स को फॉलो किया। निशान सीक्रेट डोर तक जा रहे थे। किसी ने यहां से कुछ मूव किया है, उन्होंने कहा, और मुझे लगता है वो वही ट्रेजर था। मैंने कहा, मगर बॉक्स तो खाली था। ब्योमकेश ने सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन शायद पहले खाली नहीं था। हम सीक्रेट रूम में गए, वही जगह जहां एम्प्टी बॉक्स पड़ा था। ब्योमकेश ने बॉक्स के अंदर और आसपास केयरफुली चेक किया। तब अचानक उनकी नज़र बॉक्स के नीचे एक छोटे से पेपर पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया, गौर से पढ़ा। मैंने पूछा, ये क्या है? ब्योमकेश ने कहा, एक पुरानी रिसीट है, कैलकाटा की जूलर के नाम की, और डेट सिर्फ 1 महीने पुरानी है। मेरा दिल जोर से धड़का। मतलब किसी ने ट्रेजर बेच दिया? मैंने हैरानी से कहा। शायद, ब्योमकेश ने धीरे से कहा, मगर हमें यह भी पता लगाना होगा कि वो कौन था। दोपहर को डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। हरेंद्रनाथ, शारदा, मालती, विश्वनाथ और कमला। हवेली के अंदर एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा भी भारी हो चुकी हो।
ब्योमकेश ने सब पर एक एक करके नजर डाली, फिर शांत आवाज में बोले, तुम सब जानते हो, मैं और अजीत यहाँ सुरेंद्र नाथ की मौत और इस हवेली में हो रही अजीब एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। अब तक मुझे कुछ बातें क्लियर हो चुकी हैं और मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। हरेंद्र नाथ अपनी चेयर पर बेचैन होकर हिले। क्या क्या आपको कुछ पता चला है मिस्टर बख्शी? हाँ, ब्योमकेश ने जवाब दिया। मुझे पता चला है कि इस हवेली में एक ट्रेजर छुपा हुआ था और सुरेंद्र नाथ को इस बात का इल्म हो चुका था। शायद इसीलिए उनकी मर्डर हुई। रूम में कंप्लीट साइलेंस छा गया। शारदा घबराकर हरेंद्र नाथ को देखने लगी। मालती की आंखें भर आईं। विश्वनाथ उंगलियों से खेलने लगा और कमला ने अपनी नजर नीचे झुका ली। ट्रेजर? हरेंद्र नाथ ने डिसबिलीव के साथ कहा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, ब्योमकेश ने फर्म आवाज में कहा। हमने एक मैप देखा है, एक खाली ट्रेजर बॉक्स मिला है। फिर उन्होंने जूलर की रिसीट टेबल पर रख दी और ये रिसीट बताती है कि रिसेंटली कुछ वैल्यूएबल आइटम्स भेजे गए हैं। हरेंद्र नाथ ने रिसीट देखी। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने कांपते हुए कहा। मगर किसी को तो पता है, ब्योमकेश बोले, और मुझे लगता है वो इसी रूम में मौजूद है। अचानक मालती फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, वो लगभग विस्पर में बोली। मुझे थोड़ा सा पता था, मगर मैं डर गई थी। सबकी नजर मालती पर टिक गई। ब्योमकेश ने नरम आवाज में पूछा, मालती, तुम क्या जानती हो? मालती ने हिचकिचाकर कहा, चाचा सुरेंद्र नाथ ने एक बार मुझे बताया था कि उन्होंने हवेली में कुछ प्रेशियस चीजें देखी हैं। उन्होंने कहा था वो सब फैमिली के लिए यूज करना चाहते थे। फिर उनकी डेथ हो गई। ब्योमकेश ने पूछा, क्या तुमने किसी को बताया? मालती ने सर हिला दिया। नहीं, मैं डर गई थी, मुझे लगा कोई मुझे भी हार्म करेगा। ब्योमकेश ने उसे काम किया। फिर विश्वनाथ की तरफ देखा। विश्वनाथ, तुमने कहा था तुम्हें बेसमेंट में कुछ चमकता हुआ दिखा था, क्या तुमने वो चीज ली? विश्वनाथ घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ देखने गया था। ब्योमकेश ने उसे गहरी नजरों से देखा, मगर चुप रहे। फिर कमला की तरफ मुड़े। कमला जी, आप यहां सबसे पुरानी रहने वाली हैं, क्या आप कुछ जानती हैं? कमला ने नजर उठाई। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने पहले ही कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मगर ब्योमकेश की आंखें उन पर जमी रहीं। मुझे लगता है आप कुछ छुपा रही हैं, और अगर आप सच नहीं बोलेंगी तो ये केस और डेंजरस हो जाएगा। रूम में फिर से साइलेंस। तब अचानक विश्वनाथ खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्लाया। लेकिन शायद मैंने कुछ देखा था। क्या? ब्योमकेश तुरंत बोले। विश्वनाथ ने धीरे से कहा, उस रात जब चाचा की डेथ हुई थी, मैंने किसी को ओल्ड रूम से बाहर निकलते देखा था। वो शैडो जैसा लग रहा था। फेस देखा था? ब्योमकेश ने पूछा। नहीं, मगर मुझे लगा वो कोई फेमिलियर था। ब्योमकेश कुछ सेकंड सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम सब अपने रूम्स में जाओ, और याद रखो, सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। सब लोग चुपचाप उठकर चले गए। मैंने धीरे से पूछा, कुछ समझ आया? हाँ, ब्योमकेश बोले। मालती और विश्वनाथ कुछ जानते हैं, मगर डर गए हैं, और कमला, वो बहुत ज्यादा हाइड कर रही है। रात को हम अपने रूम में थे। ब्योमकेश डायरी और रिसीट दोबारा देख रहे थे। अजीत, उन्होंने धीरे से कहा, ये केस अब क्लाइमैक्स पर है, बस एक लास्ट प्रूफ चाहिए। तभी फिर से वही विस्परिंग सुनाई दी। इस बार ब्योमकेश बिना रुके उठ खड़े हुए और डोर की तरफ बढ़े। ब्योमकेश ने हरेंद्र नाथ से कहा, श्री राय, मैं चाहता हूं कि आप हमें हवेली के पुराने नौकरों से मिलवाएं। क्या कोई ऐसा है जो यहां बहुत लंबे समय से काम कर रहा हो? हरेंद्र नाथ ने थोड़ी देर सोचा। हाँ, रामदास है। वो मेरे दादाजी के जमाने से यहां काम कर रहा है, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है और ज्यादा काम नहीं करता। मैं उससे बात करना चाहता हूं, ब्योमकेश ने फर्म आवाज में कहा। हरेंद्र नाथ ने रामदास को बुलाया। दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी पीठ झुकी हुई और आंखें धसी हुई थी। उसने हमें नमस्ते किया और धीरे से बोला, क्या बात है मालिक? ब्योमकेश ने नरम लेकिन फोकस्ड आवाज में पूछा। रामदास,
तुम इस हवेली में बहुत सालों से हो। क्या तुम्हें इस हवेली के किसी सीक्रेट खजाने के बारे में कुछ पता है? रामदास थोड़ा चौंक कर ब्योमकेश की तरफ देखा। खजाने? मुझे कुछ नहीं पता साहिब, मगर आपने कुछ सुना ही होगा। ब्योमकेश ने थोड़ा प्रेशर दिया। तुमने इस हवेली को बनते हुए देखा है? क्या तुम्हें कोई ऐसी बात याद है जो हमें सुरेंद्रनाथ की मौत के बारे में क्लू दे सके? रामदास ने हिचकिचाते हुए कहा, साहिब, ये हवेली बहुत पुरानी है। मेरे मालिक यानी पुराने मालिक कुछ चीजें छुपाते थे, लेकिन मैंने कभी कुछ डायरेक्टली नहीं देखा। हाँ, एक बार सुना था कि ओल्ड रूम में कुछ सीक्रेट रूम्स हैं, पर मैं कभी वहां नहीं गया। ब्योमकेश ने पूछा, और सुरेंद्रनाथ, क्या तुमने उन्हें उस रूम में जाते देखा? रामदास ने सर हिला दिया। हाँ साहिब, वो अक्सर रात को उस रूम में जाते थे, मुझे नहीं पता क्यों। ब्योमकेश ने रामदास का शुक्रिया अदा किया और उसे जाने दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अजीत, रामदास कुछ छुपा रहा है, मगर उसने हमें एक इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया। सुरेंद्रनाथ उस रूम में कुछ ढूंढ रहे थे और मुझे लगता है हमें फिर से बेसमेंट जाना होगा। दोपहर में हम बेसमेंट की तरफ वापस गए। ब्योमकेश ने उस बॉक्स को दोबारा चेक किया जिसमें हमें मैप और ज्वेलरी मिले थे। उन्होंने बॉक्स के नीचे और सराउंडिंग वॉल्स को ध्यान से चेक किया। तभी उनकी उंगलियों को वॉल में एक छोटा सा उभार महसूस हुआ। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। ब्योमकेश ने उभार को प्रेस किया। एक हल्की सी खट की आवाज के साथ वॉल का एक हिस्सा हल्की तरह खिसका और एक और सीक्रेट रूम सामने आ गया, छोटा और अंधेरा। रूम में एक पुरानी टेबल पर कुछ पेपर्स और एक छोटा सा बॉक्स रखा था। ब्योमकेश ने बॉक्स खोला। अंदर एक चमकता हुआ डायमंड था। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। ये ट्रेजर का एक हिस्सा है, ब्योमकेश ने कहा। मगर यहां सिर्फ एक ही डायमंड है, बाकी खजाना कहां गया? हमने पेपर्स देखे। कुछ पुराने लेटर्स थे जो हरेंद्रनाथ के दादाजी के नाम थे। एक लेटर में वही थ्रेड था जो हमें लाइब्रेरी में मिली थी, लेकिन एक और पेपर ब्योमकेश का ध्यान खींच गया। ये एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने कहा। इसमें लिखा है कि हवेली का कुछ हिस्सा किसी और का था। मैंने सोचा, ये क्या है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने जवाब दिया, ये हवेली का असली सीक्रेट हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि हवेली का कुछ हिस्सा किसी और का था और शायद इसी वजह से खजाने का मैटर हुआ। शाम को हम अपने रूम में वापस आए। ब्योमकेश ने डायरी, मैप और नए पेपर्स दोबारा देखे। अजीत, ये केस अब सिर्फ ट्रेजर का नहीं रहा, ये ग्रीड, बिट्रेयल और पुरानी दुश्मनी का केस है। तभी फिर से वही विस्परिंग सुनाई दी। ब्योमकेश बिना देरी के खड़े हुए, दरवाजे की तरफ बढ़े और बेसमेंट की तरफ। मैं भी उनके पीछे था। हमने देखा एक शैडो बेसमेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार ब्योमकेश ने चेस करने के बजाय अपनी टॉर्च की रोशनी डायरेक्टली शैडो पर डाला। रुको, उन्होंने चिल्लाया। शैडो रुकी, और जब वो मुड़ी, हम दोनों शॉक में रह गए। वो शारदा थी। शारदा जी? मैंने हैरानी से कहा। आप यहां क्या कर रही हैं? शारदा की आंखों में डर और पैनिक था। मैं बस कुछ देखने आई थी, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। ब्योमकेश ने कड़क सुर में पूछा, शारदा, आप बेसमेंट में क्या ढूंढ रही थी? शारदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अब आपके पास सच बताने का आखिरी मौका है, वरना मैं खुद सच तक पहुंच जाऊंगा। शारदा ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं बता रही हूं, मगर ये कोई आसान सच नहीं है। हमने उन्हें अपने रूम में बुलाया। शारदा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुझे सुरेंद्रनाथ के खजाने के बारे में पता था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो इसे बेचना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उस रात मैंने उन्हें ओल्ड रूम में देखा।
वो बॉक्स खोल रहे थे। मैंने फिर मना किया, लेकिन वो गुस्सा हो गए और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं अपने रूम में चली गई। यही बात है जो कमला ने बताई थी, मैंने कहा। हाँ, शारदा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने कुछ और भी देखा। जब मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी, मैंने किसी और को ओल्ड रूम की तरफ जाते देखा। क्या? ब्योमकेश ने तेज आवाज में पूछा। शारदा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे लगा वो हरेंद्र नाथ था। ब्योमकेश की आंखें संक हो गईं। तुम्हें यकीन है? नहीं, बस ऐसा लगा। मैं डर गई थी, इसलिए कुछ नहीं बोला, शारदा ने कहा। ब्योमकेश ने शारदा को जाने दिया और मुझसे कहा, अजित, अब पिक्चर साफ हो रही है, लेकिन हमें अब भी आखिरी सबूत की जरूरत है। रात को हम अपने रूम में थे। ब्योमकेश ने सारी पेपर्स और क्लूज दोबारा देखे। हरेंद्र नाथ, ये इस कहानी का सेंटर हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, उन्होंने धीरे से कहा। फिर वही विस्परिंग फिर से सुनाई दी। ब्योमकेश तुरंत खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं भी उनके पीछे था। हमने देखा एक शैडो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। इस बार ब्योमकेश ने चीज किया। हम बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचे और ब्योमकेश ने दरवाजा खोला। अंधेरे में एक आदमी बॉक्स के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। ब्योमकेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधा उस पर डाला। ये हरेंद्र नाथ है? मैंने हैरानी से पूछा। हरेंद्र नाथ ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों था। आप यहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। ब्योमकेश ने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, वही जो आप कर रहे हैं, खजाना ढूंढ रहे हैं। हरेंद्र नाथ ने डब्बे को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश ने तेजी से उनके पास जाके डब्बा छीन लिया। उसमें कुछ और कॉइन्स और ज्वेलरी थी। ये क्या है? ब्योमकेश ने पूछा। हरेंद्र नाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। ब्योमकेश ने कहा, अब आपके पास सच बताने का आखिरी मौका है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हरेंद्र नाथ ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। ठीक है, मैं बताऊंगा, उन्होंने धीरे से कहा। बेसमेंट की ठंडी नम हवा में हरेंद्र नाथ की सांसें भारी भारी थीं। ब्योमकेश की टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और शायद एक हल्का सा डिफीट दिख रहा था। अब वो डब्बा, जिसमें कॉइन्स और ज्वेलरी थी, ब्योमकेश के कब्जे में था। हवेली का राज अब अपने चरम पर था, और मुझे लगा हम उस सच के सामने खड़े हैं जिसे हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सच क्या था, और ये हमें कहां ले जाएगा? ब्योमकेश ने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, हरेंद्र नाथ, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये खजाना, ये डब्बा और सुरेंद्र नाथ की मौत, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। सच बताएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हरेंद्र नाथ ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। ठीक है, मैं बताऊंगा, उन्होंने धीरे से कहा। बेसमेंट से बाहर निकले और अपने रूम में लौट आए। हरेंद्र नाथ हमारे साथ थे और उनकी चाल में एक अजीब सी थकान थी। रूम में पहुंचे, ब्योमकेश ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। ब्योमकेश ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। मेरी हार्ट बीट तेज हो रही थी। मुझे यकीन था अब वो पल आया है जब हवेली का पूरा राज सामने आने वाला था। बताइए, ब्योमकेश ने कहा। उनकी नजरें सीधा हरेंद्र नाथ पर थीं। ये खजाना, सुरेंद्र नाथ की मौत और आपका इसमें क्या रोल है? हरेंद्र नाथ कुछ पल के लिए चुप रहा, दीवार की तरफ देखा जैसे अपनी हिम्मत जमा रहे हों। फिर धीरे से बोलना शुरू किया। ये खजाना मेरे दादाजी का था। उन्होंने इसे हवेली में छुपाया था ताकि ये परिवार के लिए एक सुरक्षा हो। लेकिन इसके साथ एक श्राप भी था। मेरे दादाजी को धमकी भरे लेटर्स मिले थे और उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन कहा था इसे कभी न छूना। लेकिन आपने इसे छुआ? ब्योमकेश ने धीरे से कहा। हरेंद्र नाथ? हरेंद्र नाथ ने सर हिलाया। हाँ, कुछ साल पहले हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी। मैंने सोचा अगर मैं खजाने का कुछ हिस्सा बेच दूं तो परिवार फिर से स्टेबल हो सकता है।
मैंने गुप्त रूम में खजाना ढूंढा और एक हिस्सा कोलकाता के एक जूलर को बेच दिया। वही रिसीट आपके सामने है। हाँ, हरेंद्र नाथ ने कहा। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, न शारदा को, न कमला को, न बच्चों को। मैं नहीं चाहता था कि कोई जाने। लेकिन सुरेंद्र नाथ को पता चल गया। ब्योमकेश ने गहराई से देखा। हरेंद्र नाथ ने गहरी सांस ली। हाँ, वो एक इनक्विजिटिव इंसान था। उसे हवेली के गुप्त रास्ते और ओल्ड रूम का पता था। उसने मुझे बताया उसे खजाने के बारे में पता है और वो इसे बेचना चाहता है। मैंने मना किया। मैंने कहा यह खजाना श्रापित है, इसे छूने से परिवार को और नुकसान होगा। लेकिन वो नहीं माना। फिर क्या हुआ? ब्योमकेश ने तेज आवाज में पूछा। हरेंद्र नाथ की आवाज कांप रही थी। उस रात मैंने उसे ओल्ड रूम में देखा। वो बॉक्स खोल रहा था। मैंने मना किया और हमारी बहस हो गई। वो गुस्सा हो गया और मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसे धक्का दिया और वो गिर गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा वो हिल नहीं रहा था। मैं डर गया और वहां से चला गया। अगली सुबह वो डेड पाया गया। रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने ब्योमकेश की तरफ देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई और सीरियसनेस थी। तो आप कह रहे हैं ये एक एक्सीडेंट था? ब्योमकेश ने पूछा। हाँ, हरेंद्र नाथ ने कहा। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसे रोकना चाहता था। लेकिन आपने खजाना ले लिया। ब्योमकेश ने डब्बा टेबल पर रख दिया। हरेंद्र नाथ ने सर झुका लिया। हाँ, मुझे लगा अगर खजाना मेरे पास रहेगा तो कोई और इसे नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए मैंने इसे बेसमेंट में छुपा दिया। ब्योमकेश ने कुछ पल चुप रहकर हरेंद्र नाथ को देखा, फिर कहा, हरेंद्र नाथ जी, आपकी कहानी में कुछ कमी है। अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? और ये रिसीट 1 महीने पुरानी है। अगर आपने पहले ही खजाना बेच दिया था तो ये नई ट्रांजैक्शन क्या है? हरेंद्र नाथ ने घबराहट से ब्योमकेश की तरफ देखा। मैंने और कुछ बेचा था, उन्होंने धीरे से पूछा। ब्योमकेश ने प्रेस किया। वो हीरा जो आपने बेसमेंट में रखा था, क्या आपने उसे बेचा? हरेंद्र नाथ ने धीरे से कहा। हाँ, मैंने ट्राई किया, लेकिन जूलर ने कहा उसे और टाइम चाहिए। ब्योमकेश ने गहराई से देखा। अब भी आप पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा। हरेंद्र नाथ चुपचाप उठकर अपने रूम में चले गए। मैंने ब्योमकेश से पूछा, अब क्या आपको उनकी बातों पर यकीन है? आधा अधूरा सच, ब्योमकेश ने जवाब दिया। हरेंद्र नाथ कुछ छुपा रहे हैं और मुझे लगता है हमें फिर से ओल्ड रूम में जाना होगा। दोपहर को हम फिर से ओल्ड रूम में गए। ब्योमकेश ने फ्लोर, वॉल्स और अलमारी को दोबारा चेक किया। इस बार उनकी नज़र एक छोटे से ड्रॉर पर पड़ी जो अलमारी के नीचे छुपा था। उन्होंने ड्रॉर खोला और हवा में एक ठंडक थी और हम पुराने रूम के ड्रॉर के राज तक पहुंच गए। ब्योमकेश ने धीरे से ड्रॉर खोला और एक छोटा सा लेटर मिला। लेटर में लिखा था, हरेंद्र नाथ, अगर तुमने खजाना छुआ, तुम्हारा अंजाम तय है। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। ये एक और धमकी है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन ये नया है और ये हरेंद्र नाथ के नाम है। इसकी हैंडराइटिंग मुझे कहीं सी जानी पहचानी लग रही है। मुझे कौन लिखा है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, कमला। मैं हैरान रह गया। कमला? लेकिन क्यों? यही तो राज था जो हमें पता लगाना था। शाम को हमने डिसाइड किया कमला से फिर बात करनी है। वो अपने रूम में थी, एक पुरानी साड़ी में लिपटी, खिड़की के पास खड़ी। हमने दरवाज़ा खटखटाया और उसने हमें अंदर बुलाया। कमला जी, ब्योमकेश ने सीधा कहा, ये लेटर आपने लिखा था? कमला ने लेटर को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने नहीं लिखा, उसने हिचकिचाते हुए कहा। झूठ मत बोलिए, ब्योमकेश ने करके कहा। यह आपकी हैंडराइटिंग है। आप हरेंद्र नाथ को धमकी क्यों दे रही थीं? कमला ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं बताती हूं। मैंने ये लेटर लिखा था, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, बस डराना चाहती थी। क्यों? ब्योमकेश ने पूछा। क्यों? मैंने जानना था कि उन्होंने खजाना लिया है। कमला ने बताया। मैंने उन्हें बेसमेंट में देखा जब वो बॉक्स ले जा रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं उन्हें डरा दूंगी तो शायद वो खजाना वापस रख देंगे। और सुरेंद्र नाथ?
ब्योमकेश ने पूछा। उनकी मौत के बारे में कुछ देखा? कमला ने सिर झुका लिया। मैंने हरेंद्रनाथ को उस रात ओल्ड रूम में जाते देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे डर था, अगर बोलती तो शायद मुझे भी नुकसान पहुंचेगा। ब्योमकेश ने गहराई से उन्हें देखा। आपने बहुत कुछ छुपाया कमला जी, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। कमला चुपचाप रूम से चले गई। मैंने ब्योमकेश से पूछा, अब सब कुछ क्लियर है? लगभग, ब्योमकेश ने जवाब दिया, लेकिन एक आखिरी टुकड़ा अभी भी मिसिंग है और मुझे लगता है वो हमें बेसमेंट में मिलेगा। रात को हम फिर से बेसमेंट गए। ब्योमकेश ने उस गुप्त रूम को दोबारा चेक किया जहां हमें पहले हीरा मिला था। उन्होंने वॉल्स और फ्लोर को टच किया और कुछ निशान देखे फ्लोर पर। अचानक उनकी नजर एक छोटे से स्टोन पर पड़ी जो फ्लोर में थोड़ा उभरा हुआ था। ब्योमकेश ने स्टोन दबाया और एक हल्की सी खट की आवाज के साथ फ्लोर का एक हिस्सा खिसक गया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें एक और डब्बा रखा हुआ था। ब्योमकेश ने डब्बा खोला और अंदर मिले गहने, सिक्के और एक छोटा सा लेटर। लेटर में लिखा था, ये खजाना मेरे परिवार का है, इसे छूने वाला कोई नहीं बचेगा। ये क्या है? मैंने पूछा। ये हरेंद्रनाथ के दादाजी का लेटर है, लेकिन इसका मतलब खजाना अभी भी यहीं है और हरेंद्रनाथ ने जो हमें बताया वो पूरी सच्चाई नहीं थी। तभी हमने फिर से वो फुसफुसाहट सुनी। ब्योमकेश ने तुरंत टॉर्च की रोशनी कॉरिडोर की तरफ डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक हल्की सी आहट महसूस हो रही थी। ब्योमकेश ने मुझे इशारा किया, चुप रहो, और हम धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़े। एक शैडो बेसमेंट के मेन दरवाजे की तरफ जा रही थी। ब्योमकेश ने तेज कदम से उसका पीछा किया। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे, हमने देखा वो मालती थी। मालती? मैंने हैरानी से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मालती की आंखें डर से भरी थीं। मुझे कुछ पता करना था, उसने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? ब्योमकेश ने पूछा। मालती ने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है पिताजी ने चाचा को मारा। मैंने उस रात उन्हें ओल्ड रूम में जाते देखा और मुझे डर था, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे भी नुकसान पहुंच सकता था। ब्योमकेश ने मालती को शांत किया। तुमने सही किया जो हमें बताया। अब तुम अपने रूम जाओ, हम बाकी हैंडल करेंगे। मालती वहां से चली गई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर छाया हुआ था। हरेंद्रनाथ, कमला, मालती, हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था, लेकिन अब सच सामने आ चुका था। या फिर कुछ और भी बाकी था। सुबह का वक्त था और कोरिया की हवेली अब मेरे लिए एक राज भरी किताब जैसे लग रही थी। हर पेज पर नया सच उभर रहा था। हरेंद्रनाथ की आधा अधूरा सच्चाई, कमला का धमकी भरा खत और मालती की डर भरी कबूलियत, ये सब इस पहचान को और जटिल बना रहे थे। लेकिन ब्योमकेश की शांत और तीखी नज़र बता रही थी, हम अब उस सच के करीब थे जो इस पुरानी हवेली के सारे राज को उजागर कर देगा। मेरे दिल में उत्सुकता थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक भी। क्या यह सच इस परिवार को तोड़ देगा या उन्हें मुक्ति देगा? सुबह उठकर मैंने देखा, ब्योमकेश अपनी डेस्क पर बैठे सब सुराग दोबारा देख रहे थे। नक्शे, सुरेंद्रनाथ की डायरी, जहरी की रिसीट, कमला का धमकी भरा खत और बेसमेंट में मिला वो डब्बा। उनकी ब्रौएं सिकड़ी हुईं, चेहरा शांत लेकिन दृढ़। मैंने पूछा, ब्योमकेश, क्या तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया? लगभग, उन्होंने जवाब दिया, और उनकी नज़र डायरी पर टिकी हुई थी। लेकिन एक आखिरी टुकड़ा अभी भी मिसिंग है, और मुझे लगता है आज वो टुकड़ा हमें मिलेगा। मैंने पूछा, हरेंद्रनाथ से फिर बात करें? नहीं, ब्योमकेश ने कहा, इस बार हमें पूरे परिवार को एक साथ बुलाना होगा। सच का सामना अब सबको करना होगा। उनके शब्दों ने मेरे दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही हम नाश्ते के लिए गए, डाइनिंग हॉल का माहौल इतना भारी था जैसे हवा में टेंशन तैर रही हो। हरेंद्रनाथ और शारदा एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। मालती अपनी थाली में घबराहट से नजर गिराए। विश्वनाथ बार बार हमारी तरफ देख रहा था, बेचैन। और कमला आंखें ढसी हुईं, जैसे रात भर नींद ना हुई हो।
सब अपने सच के बोझ तले दबे हुए थे। नाश्ते के बाद ब्योमकेश ने हरेंद्रनाथ से कहा, श्री राय, मैं चाहता हूं आप पूरे परिवार को दोपहर में डाइनिंग हॉल में बुलाएं। मुझे कुछ अंतिम बातें क्लियर करनी हैं। हरेंद्रनाथ ने घबराहट से देखा। क्या आपको सब कुछ पता चल गया? हाँ, ब्योमकेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और मुझे यकीन है आप सब मेरी मदद करेंगे। हरेंद्रनाथ ने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने ब्योमकेश को देखा, लेकिन वो पहले ही डायरी में कुछ लिखने में व्यस्त हो चुके थे। दोपहर से पहले ब्योमकेश ने मुझे बेसमेंट में एक आखिरी बार चलने को कहा। अजित, मुझे लगता है हमने कुछ छोड़ दिया है, उन्होंने कहा। हम बेसमेंट गए और उस गुप्त रूम में पहुंचे जहां पहले हमें हीरा और डॉक्यूमेंट्स मिले थे। ब्योमकेश ने फिर से वॉल्स और फ्लोर की जांच की। उनकी नज़र एक छोटे से स्टोन पर पड़ी जो पहले नजर नहीं आया था। उन्होंने स्टोन को हटाया और उसके नीचे एक छोटा सा लिफाफा मिला। लिफाफे में था एक पुराना लेटर हरेंद्रनाथ के दादाजी के नाम। मुझे बताओ, ये क्या है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने लेटर उठाया और पढ़ते हुए कहा, ये हवेली का असली राज है। खजाना सिर्फ गहने और सिक्के नहीं था, ये एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था जो हवेली की जमीन किसी और के नाम करता था, और मेरे दादाजी ने इसे छुपा लिया ताकि परिवार की संपत्ति सुरक्षित रहे। मुझे समझ नहीं आया, इसका मतलब ये हवेली पूरी तरह से उनकी नहीं थी? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, ब्योमकेश ने जवाब दिया, और यही वो राज था जो हरेंद्रनाथ के दादाजी ने छुपाया था। लेकिन सुरेंद्रनाथ को इसका पता चल गया। तो क्या हरेंद्रनाथ ने सुरेंद्रनाथ को इसलिए मारा? मैंने पूछा। शायद, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन हमें यह परिवार के सामने साफ करना होगा। दोपहर डाइनिंग हॉल में सब लोग मौजूद थे। हरेंद्रनाथ, शारदा, मालती, विश्वनाथ और कमला। ब्योमकेश ने सब की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आप सब जानते हो कि मैं और अजित यहां सुरेंद्रनाथ की मौत और हवेली के राज को सुलझाने आए हैं। अब मुझे पूरी सच्चाई पता है और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ सच का सामना करें। हरेंद्रनाथ ने अपनी कुर्सी पर हिलते हुए बेचैनी से पूछा, ईमानदार रहें, क्या आप सच में सब कुछ जान गए हैं? हाँ, ब्योमकेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। ये हवेली सिर्फ एक खजाने की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शापित थी। ये कॉन्ट्रैक्ट हवेली की जमीन को किसी और के नाम करता था। आपके दादाजी ने इसे छुपाया और ये राज सुरेंद्रनाथ ने ढूंढ लिया। कमरे में एक सख्त सन्नाटा छा गया। शारदा ने घबराहट से हरेंद्रनाथ की तरफ देखा। मालती की आंखें नम हो गईं। विश्वनाथ अपनी उंगलियों से बेचैनी से खेलने लगा और कमला ने नजर जमीन पर गिरा ली। और सुरेंद्रनाथ की मौत। कमरे में एक गहरा सा डर और सुनपन छा गया। सुरेंद्रनाथ की मौत? कमला ने धीरे से पूछा। ब्योमकेश ने दृढ़ स्वर में कहा, वो हरेंद्रनाथ के साथ पुराने कक्ष में थे। उन्होंने हमें बताया कि ये एक हादसा था, लेकिन सच ये है कि उन्होंने सुरेंद्रनाथ को जानबूझकर मारा। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ब्योमकेश ने शांत रहकर उनकी तरफ देखा। अब आपके पास झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मालती ने आपको उस रात पुराने कक्ष में जाते हुए देखा और कमला ने भी आपको वहां देखा। इसके अलावा हमने बेसमेंट में वो डब्बा पाया जिसमें आपने खजाने का बचा हुआ हिस्सा छुपाया था। हरेंद्रनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने सिर्फ परिवार को बचाने की कोशिश की, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। ब्योमकेश ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन आपने एक हत्या की। आपने सुरेंद्रनाथ को मारा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को उजागर करना चाहते थे, और फिर आपने खजाने को बेचने की कोशिश की ताकि कोई और इस राज तक ना पहुंचे। शारदा के आंसू गिर गए। ये सच नहीं हो सकता हरेंद्रनाथ, आपने ये क्यों किया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हरेंद्रनाथ ने सिर झुका लिया। मुफ्त माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि हमारी हवेली हमसे छीन जाए। मैंने सोचा अगर मैं सुरेंद्रनाथ को रोक दूं तो सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने धीरे से कहा। ब्योमकेश ने उनकी तरफ गहराई से देखा। लेकिन आपने गलत रास्ता चुना और अब आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मालती और विश्वनाथ अपनी मां को संभाल रहे थे। कमला चुपचाप बैठी थीं, आंखें जमीन पर। ब्योमकेश ने हरेंद्रनाथ से कहा, मैं आज ही पुलिस को बुलाऊंगा,
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप परिवार को पूरी सच्चाई बता दें। हरेंद्रनाथ ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने सुरेंद्रनाथ को धक्का दिया और जब वो गिर गए तो देखा कि वो मर चुके थे। डर के मारे उन्होंने कुछ नहीं कहा और खजाने को छुपा दिया। जब हरेंद्रनाथ ने अपनी बात खत्म की, शारदा ने कहा, हम इस हवेली को छोड़ देंगे, ये जगह शापित है। ब्योमकेश ने नरम स्वर में कहा, ये हवेली शापित नहीं है, ये सिर्फ लालच और डर का शिकार हुई है। अब आप सबको एक नई शुरुआत करनी होगी। उस रात हमने पुलिस को बुलाया। हरेंद्रनाथ को हिरासत में ले लिया गया। मालती, विश्वनाथ और शारदा हवेली छोड़ने की तैयारी करने लगे। कमला ने कहा कि वो गांव में ही रहेंगी, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेंगी। जब हम अपने कमरे में वापस गए, मैंने ब्योमकेश से पूछा, तुम्हें लगता है ये परिवार फिर से एक हो पाएगा? समय सब कुछ ठीक कर देता है, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन सच का सामना करना आसान नहीं होता। उस रात हवेली में पहली बार सन्नाटा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा खालीपन था, जैसे हवेली ने अपने राजों का बोझ छोड़ दिया हो और फिर भी कुछ अधूरा रह गया हो। धन्या कोरिया की हवेली का राज अब खुल चुका था, लेकिन इस सच्चाई की कीमत बहुत भारी थी। हरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी ने परिवार को तोड़ दिया और हवेली, जो कभी उनके गौरव का प्रतीक थी, अब एक उदास याद बनकर रह गई। मैं और ब्योमकेश अपनी आखिरी रात हवेली में बिता रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा मिश्रण था, राज सुलझने की संतुष्टि और परिवार के टूटने का दर्द। हवेली का सन्नाटा पहले जितना डरावना नहीं था, लेकिन उसमें एक खालीपन था, जैसे ये अपने राजों से मुक्त हो गई हो और फिर भी अधूरी रह गई हो। सुबह की हल्की रोशनी के साथ मैं उठा और देखा ब्योमकेश अपनी मेज पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उनकी आंखों में वही शांत चमक थी जो तब दिखती है जब वो किसी राज को पूरी तरह सुलझा लेते हैं। मैंने क्या लिख रहे हो, मैंने पूछा। इस मामले का आखिरी हिस्सा, उन्होंने जवाब दिया। उनकी नज़र डायरी पर टिकी हुई थी, जैसे हर लफ्ज़ में सच्चाई और सबक छुपा हो। कौन सा सबक, मैंने उत्सुकता से पूछा। ब्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, लालच और डर इंसान को कितना अंधा कर सकते हैं। ये हवेली शापित नहीं थी अजित, ये उन लोगों के लालच और डर का शिकार थी जो इसमें रहते थे। उनके अल्फाज मेरे दिल में गहरे उतर गए। जब हम डाइनिंग हॉल के लिए गए तो माहौल पहले से बहुत अलग था। शारदा, मालती और विश्वनाथ वहां थे, लेकिन हरेंद्रनाथ की अनुपस्थिति एक खाली कुर्सी की तरह सबको महसूस हो रही थी। कमला भी वहां थीं, पर उनकी आंखें धंसी हुई थीं, जैसे अपने अतीत के बोझ के नीचे दब गई हों। नाश्ते के दौरान कोई ज्यादा बात नहीं हुई। शारदा ने धीरे से कहा, श्री बख्शी, आपने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन मुझे अब यकीन नहीं होता कि हरेंद्रनाथ ने ये सब किया। ब्योमकेश ने नर्म स्वर में जवाब दिया, सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है श्रीमती राय, लेकिन उसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। आपका परिवार अब एक नई शुरुआत कर सकता है। मालती ने चुपचाप सर हिलाया। विश्वनाथ ने उत्साह से कहा, मैं कलकत्ता जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और कुछ बनूंगा। ब्योमकेश ने हंसकर जवाब दिया, ये अच्छी सोच है विश्वनाथ, लेकिन याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी से भरा कोई खजाना नहीं होता। नाश्ते के बाद शारदा ने बताया कि वो और बच्चे हवेली छोड़कर कलकत्ता जा रहे हैं। हम एक छोटा सा घर लेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे, उन्होंने कहा। कमला ने कहा कि वो गांव में ही रहेंगी। मैंने बहुत कुछ छुपाया, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मुझे कुछ और याद आया तो मैं पुलिस को बताऊंगी। ब्योमकेश ने उनकी तरफ देखा और कहा, ये साहस का काम है कमला जी। सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये आपको मुक्त करता है। दोपहर को हमने हवेली का आखिरी दौरा किया। ब्योमकेश ने पुराने कक्ष, बेसमेंट और गुप्त कमरे को एक बार फिर देखा, जैसे ये इंश्योर कर रहे हों कि कोई सुराग छूट न गया हो। मैं उनके पीछे चल रहा था और मेरे मन में कई सवाल थे। मुझे बताओ ब्योमकेश, क्या तुम्हें यकीन है कि हरेंद्रनाथ ने ही सुरेंद्रनाथ को मारा? क्या कोई और इसमें शामिल नहीं था? मैंने पूछा। ब्योमकेश कुछ पल चुप रहे, फिर पुराने कक्ष की दीवार की तरफ देखा और बोला, हरेंद्रनाथ ने ही हत्या की, इसमें कोई शक नहीं। मालती और कमला ने उस रात उसे वहां देखा और उसका अपना बयान भी वही कहता है। लेकिन सच ये है कि इस हवेली में हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा था। शारदा को खजाने के बारे में पता था, कमला ने धमकियां दी और मालती ने डर के मारे चुपचाप रहना बेहतर समझा।
ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई पूरी तरह निर्दोष नहीं था। मैंने पूछा, और वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? अब पुलिस के पास है, ब्योमकेश ने जवाब दिया। ये साबित करता है कि हवेली की जमीन का एक हिस्सा किसी और का था। शायद फ्यूचर में कोई दावेदार आए, लेकिन अब के लिए ये परिवार उस बोझ से मुक्त है। हम बेसमेंट गए, जहां हमें आखिरी डब्बा मिला था। ब्योमकेश ने उस गुप्त कमरे को फिर से देखा और बोला, ये हवेली अब खामोश है अजित, इसके राज अब बाहर आ चुके हैं। जब हम बेसमेंट से बाहर निकले, रामदास हमें मिला। उसने नमस्ते किया और धीरे से कहा, साहब, आपने इस हवेली को मुक्त कर दिया। मैंने बहुत कुछ देखा लेकिन कभी हिम्मत नहीं की कि बोलूं। ब्योमकेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, रामदास, सच बोलने की हिम्मत रखना, ये हमेशा आपको मुक्त करेगा। शाम की आखिरी धूप के साए हवेली की दीवारों पर पड़ रहे थे। रामदास ने धीरे से सिर हिलाया और चल दिया। मुझे लगा जैसे वो भी इस हवेली के बोझ से मुक्त हो रहा हो। शाम को हमने अपना सामान पैक किया। शारदा, मालती और विश्वनाथ हमें विदाई देने आए। शारदा ने ब्योमकेश का हाथ पकड़कर कहा, आपने हमें सच दिखाया श्री बख्शी। ये दर्दनाक था, लेकिन अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्योमकेश ने हल्का सा मुस्कान देते हुए जवाब दिया, सच हमेशा रास्ता दिखाता है श्रीमती राय, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। मालती ने चुपचाप सिर हिलाया। विश्वनाथ ने उत्साह से कहा, मैं आपसे कोलकाता में मिलूंगा श्री बख्शी, और मैं भी आप जैसे सत्यवेशी बनूंगा। ब्योमकेश ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा। सत्यवेशी बनना आसान नहीं है विश्वनाथ, लेकिन अगर तुम सच के साथ रहोगे तो तुम कुछ भी बन सकते हो। हमने ट्रेन से कोलकाता के लिए सफर शुरू किया। खिड़की से बाहर हरा भरा खेत और छोटे छोटे गांव गुजर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान ब्योमकेश पर था। वो अपनी डायरी में लिख रहे थे और उनकी मुस्कान बता रही थी कि वो इस मामले से संतुष्ट थे। मुझे बताओ ब्योमकेश, क्या तुम्हें लगता है कि ये परिवार फिर से एक हो पाएगा? मैंने पूछा। समय सब कुछ ठीक कर देता है अजीत, उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी अंदर की कमजोरियां देखनी होंगी। शारदा मजबूत है, मालती और विश्वनाथ में उम्मीद है, वो एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने पूछा, और हवेली? हवेली अब सिर्फ एक इमारत है, इसके राज खुल चुके हैं। शायद कोई नया परिवार वहां नई यादें बनाए, ब्योमकेश ने कहा। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। मैंने सोचा, धन्या कुरिया की हवेली अब मेरे लिए एक कहानी है, एक कहानी जिसमें लालच, डर और सच्चाई की जंग थी। ब्योमकेश ने इस जंग में सच्चाई को जीत दिलाई थी, लेकिन इस जीत की कीमत एक परिवार को चुकानी पड़ी। कोलकाता पहुंचकर हम अपने पुराने मकान में लौट आए। कुतीराम ने हमें गर्मा गर्म चाय और टोस्ट परोसे। मैं अखबार उठाकर पढ़ने लगा और ब्योमकेश अपनी आदत के मुताबिक चाय की चुस्कियों के साथ कुछ गुनगुना रहे थे, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में एक हल्के से उदासी की झलक थी। क्या बात है? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं सच कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये इंसान को आज़ाद करता है, उन्होंने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया। ब्योमकेश के अल्फाज मेरे दिल में गहरा उतर गए। मैंने अखबार को एक तरफ रखा और चाय की चुस्की ली। बाहर कोलकाता की सड़कों पर धूप और धूल का मिलन हवा में तैर रहा था। मुझे लगा हमारी जिंदगी में जल्द ही कोई नया राज दस्तक देगा, लेकिन अब के लिए हमने धन्या कुरिया की हवेली को उसके सच के साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक और भयानक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।